नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव का संग्राम शुरू हो चुका है। सभी दल जीतने की जुगत में लगे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की बची 12 सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी हाईकमान माथापच्ची कर रहा है। हालांकि इन सीटों पर उम्मीदवारों की सूची रामनवमी के बाद ही जारी होने की बात कही जा रही है। बीजेपी अपने कोटे की 75 सीटों में अब तक 63 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। शेष 12 सीटों पर उम्मीदवार अब तय करने हैं। इनमें मैनपुरी, रायबरेली, गाजीपुर, बलिया, भदोही, मछली शहर, प्रयागराज, फूलपुर, कौशांबी, देवरिया, फिरोजाबाद और कैसरगंज सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर उम्मीदवार तय करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उलझन जिताऊ चेहरा तय करने को लेकर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जिन 3 सीटों पर रायबरेली, गाजीपुर, मैनपुरी में चुनाव हार चुकी है, उन सीटों पर इस बार हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है। इसीलिए भी उम्मीदवार तय करने में जल्दबाजी भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती। अब इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए उत्तर प्रदेश से स्टेट एडिटर राघवेंद्र त्रिपाठी लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, अब लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। जो बची हुई 12 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है इन सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने के लिए। देखिए तिशा जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनको 12 सीटों पे आ रही है। दावे तो बड़े हैं, लेकिन उनको जिताऊ कैंडिडेट का टोटा पड़ा हुआ है। रायबरेली में ऐसा कोई चेहरा अभी तक सामने नहीं आ पाया है जिसको सामने खड़ा करके यह सोच सके कि गांधी परिवार या नेहरू परिवार से कोई व्यक्ति आएगा तो यह व्यक्ति चुनाव जीत सकता है। हालांकि तमाम नामों पे चर्चा चल रहा, लेकिन अभी जब तक कांग्रेस वहां पे टिकट नहीं फाइनल करती है तब तक भारतीय जनता पार्टी भी पसोपेश में फंसी हुई है। इसी तरह से मैनपुरी सीट है। मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी की गढ़ रही है। वहां से अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव जी सांसद हैं और वहां पे भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में रघुराज शाह को चुनाव लड़ाया था, लेकिन वह भारी मतों से चुनाव हार गए थे। अब वहां समस्या है कि ऐसा कौन सा प्रत्याशी लाया जाए जो डिंपल यादव को कड़ी टक्कर दे सके। हालांकि मुलायम सिंह यादव की दूसरी बहू जो डिंपल यादव है, उनके नाम पे चर्चा की गई, लेकिन जब मैनपुरी से फीडबैक लिया गया तो यादव समुदाय ने उन्हें यादव मानने से इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पे विचार करना बंद कर दिया। इसी तरह से गाजीपुर सीट है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी पिछली बार बसपा से सांसद थे, इस बार गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में मनोज सिन्हा जो आजकल जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, वह चुनाव जीत गए थे, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी वहां अपने पांव मजबूती से खड़े नहीं कर पा रही है। इसके अलावा एक सीट और फंसी है कैसरगंज, जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह पिछली बार सांसद हैं मौजूदा, लेकिन जिस तरह से महिला पहलवानों को लेकर उनका नाम सामने आया था, विवाद सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी पसोपेश में है कि क्या किया जाए। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा जाता है तो जिताऊ प्रत्याशी वहां पे भी टोटा पड़ा हुआ है। हालांकि उनके परिवार से उनकी पत्नी और उनको बेटे को भी टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। इसी तरह से देवरिया एक सीट है। देवरिया में रमापति राम त्रिपाठी सांसद हैं, ब्राह्मण बाहुल सीट है। इस सीट पर भी उनका टिकट कटने की चर्चा है और इस सीट पर किस दूसरे ब्राह्मण को सामने लाया जाए, सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के सामने है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी दावे बहुत करती है कि उनके पास नेताओं की फौज है, लेकिन कहीं न कहीं टिकट का टोटा पड़ा हुआ है। इसी तरह से बलिया सीट है, जहां पे बीरेंद्र सिंह मस्त सांसद मौजूदा सांसद है, वहां पे उनका टिकट काटा जाना है। चूंकि फीडबैक खराब आ रहे हैं, जो उनके कार्यशैली है उसको लेकर कार्यकर्ताओं ने भी नाराजगी व्यक्त की है। अब वहां टिकट काटकर किसे टिकट दिया जाए, वहां से 3 दावेदार सामने हैं। नीरज शेखर है जो चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं, ऑलरेडी राज्यसभा के सांसद हैं। उपेंद्र तिवारी है जो एक विधायक है और केतकी सिंह है जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है और सांसद है, विधायक है। अब कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन उसे कहीं न कहीं अंदर से डर सता रहा है कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई टिकट बदलने में या टिकट नए चेहरों को टिकट देने में, तो जो उनका लक्ष्य है 80 सीटें जीतने का, उस पर कहीं न कहीं एक संशय बना रहेगा।
तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी दावे भले करे कि वह 80 की 80 सीटें जीत रही है, लेकिन चुनौती कांटे की है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से जाति समीकरण को ध्यान में रखकर टिकट दिया है, उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सांसें अटकी हुई, इसी नाते विलंब हो रहा है। और ऊपर से रायबरेली को लेकर कांग्रेस जिस तरह से विलंब कर रही है, अमेठी में तो हम स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, कहा जा रहा है कि 25 अप्रैल के बाद राहुल गांधी यहां से नामांकन करेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी को भी उतारने की चर्चा है। अगर नेहरू गांधी परिवार से प्रियंका गांधी या राहुल गांधी चुनाव मैदान में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उस चेहरे के मुकाबले अपना चेहरा तलाश करने में दिक्कत जरूर आ रही है। जी तिशा जी। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भले ही दावे कर रही है, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का गढ़ रही अमेठी सीट बेहद मेहनत की भारतीय जनता पार्टी ने और यहां से स्मृति ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जीत दर्ज की। तो लिहाजा ये भारतीय जनता पार्टी का ये सोचना बेहद जायज है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी मेहनत करे तो शायद रायबरेली की सीट जो कांग्रेस का गढ़ है, इसको भी कांग्रेस के कब्जे से निकालकर अपने पक्ष में लाया जाए। देखिए तिशा जी, सवाल यही सबसे बड़ा है। अगर गांधी नेहरू परिवार से कोई आता है तो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति टिकट पाता तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की राह थोड़ी आसान हो जाए। चूंकि थोड़ी राह आसान इसलिए कि वह कांग्रेस का गढ़ रहा है, लोग गांधी नेहरू परिवार से जुड़े हुए हैं। अगर प्रियंका गांधी राहुल गांधी रायबरेली में प्रचार करने आते हैं, प्रत्याशी कोई दूसरा चेहरा भी हो, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे मैदान मार लेगी, उसे भी कांटे के टक्कर में जूझना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास इसमें कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी के जो विधायक है मनोज पांडे, वह समाजवादी पार्टी से पाला बदल चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। अगर उनको टिकट मिलता तो हो सकता मुकाबला कड़ा हो। और दूसरा नाम नूपुर शर्मा का, जो मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद चर्चा में आई थी, उनको भी लड़ाने की चर्चा है। अगर यह चेहरे सामने आते हैं तो हो सकता है कांग्रेस को भी दुश्वारियों का सामना करना पड़े। भले ही गांधी नेहरू परिवार का गढ़ है रायबरेली सीट, लेकिन अंतराल लंबा हो रहा है, संवाद की कमी है, आपस में सामंजस्य की कमी है, संगठन का बिखराव है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की रणनीति के बाद भारतीय जनता पार्टी किन चेहरों को लाती है, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन 12 सीटें ऐसी हैं जहां जो फंसी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी को मुकाबले में आने के लिए इन सीटों पर प्रत्याशी तय करने में कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है। जी तिशा जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, इन 12 सीटों में से सबसे रोचक सीट मैनपुरी भी बनती नजर आ रही है, क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी ने जो सपा के मुखिया है अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। और भारतीय जनता पार्टी के ओर से ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि इस बार मुकाबला जो है बेहद रोचक क्या हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सपा यानी कि अखिलेश यादव परिवार के किसी करीबी को ही टिकट दे सकती है, धर्मेंद्र यादव के बहनोई या बहन को टिकट मिल सकती है। देखिए, मैनपुरी से पहले से डिंपल यादव ऑलरेडी प्रत्याशी हैं, उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को चेहरा नहीं मिल रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में रघुराज शाह के चुनाव लड़े थे, लेकिन वह बहुत मुकाबले में नहीं आ पाए थे। इस बार जो पर्यटन मंत्री हैं, मैनपुरी से विधायक भी हैं, जयवीर सिंह, उनको उतारने की भी चर्चा है। लेकिन जो अंदर खाने की सूचनाएं आ रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, उनका भी मन बहुत तेजी से चुनाव लड़ने का है नहीं, चूंकि उन्हें पता है कि यादव और मुस्लिम मतदाता मिलकर एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कोई शाह की बिरादरी का बड़ा चेहरा अगर आता है या यादव बिरादरी से कोई बड़ा चेहरा आता है, तभी डिंपल यादव को मुकाबले में कांटे की टक्कर दे पाएगा। हालांकि डिंपल यादव की जो देवरानी है अपर्णा यादव जी, उनका भी नाम चलाया गया था। वह भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय राजनीति करती हैं, लेकिन वहां का यादव परिवार जो जितने भी यादव हैं, वह मुलायम सिंह की दूसरी बहू को यादव परिवार का मानते नहीं है। अब ऐसे में डिंपल यादव के सामने बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। डिंपल यादव दूसरे जगह भी प्रचार करने का प्लान बना रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई शाह की बिरादरी का प्रत्याशी लाता है और वह मजबूती से चुनाव लड़ता है, यादव मतों में बिखराव की गुंजाइश अगर बना पाता है, तब जाकर मैनपुरी की राह कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो पाएगी। अभी तो वह अवैध किला बनी हुई है, समाजवादी पार्टी का वहां पे वर्चस्व है। अब देखना होगा कि जो प्रत्याशी तय हो रहे हैं, जो नवरात्र के बाद प्रत्याशियों की सूची आनी है, उनमें किनका नाम आता। लेकिन इतना जरूर है कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में फिलहाल आज की डेट में नहीं है। अगर कोई बड़ा चेहरा, कोई बाहरी चेहरा, बहुत बड़ा चेहरा सामने आता है, तो हो सकता है कि डिंपल यादव के लिए चुनौती बने।
जी तिशा जी। जी राघवेंद्र जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रारंभिक सूचियां उत्तर प्रदेश में जारी की है उनका एनालिसिस किया जाए तो ज्यादा जो मौजूदा सांसद है उनके टिकट नहीं काटे गए, ज्यादातर सांसदों को रिपीट ही किया गया है। लेकिन भाजपा इन 12 सीटों में से ऐसी कई सीटें हैं जहां पर इस तरह की रणनीति बना रही है कि मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जाए और नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया जाए। जी बिल्कुल, चूंकि जो 12 सीटें रोकी गई हैं निश्चित तौर पे माना जाएगा इसमें बहुतों को टिकट काट दिए जाएंगे। हालांकि जो पिछली सूचियां आई हैं उनमें भी कई टिकट बदले गए हैं, लेकिन वहां पे बहुत विरोध के स्वर मुखर नहीं हुए। लेकिन इन सीटों पे साख है, चूंकि 44 ऐसी सीटें हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक मारनी है। अब उन सीटों को बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए 10 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा कार्यकाल होता है तिरसा जी। अपने अब पिछली बार तो कांग्रेस की नाकामियां गिनाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार अपनी उपलब्धियां गिनाकर इनको वोट मांगना है। 10 साल का वक्त बहुत बड़ा वक्त होता। अब कांग्रेस की कमियों को गिनाने से जनता भारतीय जनता पार्टी के पाले में आने वाली नहीं थी। हां इतना जरूर है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है, अभी नवरात्र का समय है, फिर रामनवमी आएगा, रामनवमी में भारतीय जनता पार्टी बृहद आयोजन करने जा रही है, तो इसका भी संदेश जाएगा। लेकिन इतना जरूर है, धरातल पर जिन सांसदों के रिपोर्ट कार्ड खराब है, जो जनता के बीच नहीं गए हैं, जिनकी कार्यप्रणाली अच्छी नहीं है, अगर उनके टिकट नहीं बदले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इन 12 सीटों पे बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें पूर्वांचल की भी सीटें हैं, मध्य अवध की भी सीटें हैं। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी किस लिहाज से सीटों का बंटवारा करती है, किन नए चेहरों को सामने लाती है। सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी में है। और ऊपर से बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मजबूत वहां पर सवर्ण प्रत्याशी उतार दे रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मजबूत वहां पर अल्पसंख्यक प्रत्याशी उतार रही है, तो मामला त्रिकोणीय बनता जा रहा। अगर आमने सामने की लड़ाई होती है सपा में, कांग्रेस में या भारतीय जनता पार्टी में, तब तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखती है। लेकिन अगर मुकाबला त्रिकोणीय होता है, मतों का बिखराव होता है, तो कहीं न कहीं स्थिति विकट होती है। अब आप घोसी सीट ले लीजिए, घोसी ओम प्रकाश राजभर के कोटे में गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, लेकिन वहां पर सवर्ण मतदाता ही ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। बीच में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी गए थे, वहां पे उन्होंने प्रत्याशी अरविंद राजभर को सबके सामने खड़ा करके अपनी क्षमा याचना कराई थी। उसके बाद भी अभी सवर्ण मतदाता ढील देने के मूड में नहीं है। तो कुल मिलाकर स्थिति विकट है। और जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से तमाम मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जनता के बीच गरमा रहा है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि इस बदली रणनीति में भारतीय जनता पार्टी किन जिताऊ चेहरों को सामने लाती है। सबकी नजरें उसी पर लगी हुई हैं। जी त्रिशा जी। बिल्कुल राघवेंद्र जी, तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरे दावे कर ही रही है कि उत्तर प्रदेश में इस बार के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करना है। अब देखने वाली बात होगी और आने वाला समय ही बताएगा कि अपने दावों पर कितनी बीजेपी खरी उतरती है। बने रहिए, कुछ और भी खबरों पर मैं आपसे जानकारी लूंगी। बदायूं लोकसभा सीट से एक बार फिर सपा प्रत्याशी बदल रही है। बदायूं से ही सपा के प्रत्याशी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। अब उनके स्थान पर बदायूं लोकसभा सीट से उनके बेटे आदित्य यादव उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि बदायूं से धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार घोषित किया था। उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद भी वे निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे थे। तब चर्चा चली कि शिवपाल सिंह यादव विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं। इसके बाद वे 14 मार्च को बदायूं आए। बदायूं, सहसवान और गुन्नौर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, जिसमें युवाओं ने आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव पारित किया। तब शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि युवाओं की मांग पर वे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत करेंगे। अब उम्मीदवारी के विषय में उन्होंने खुद ही स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए स्टेट एडिटर राघवेंद्र जी लगातार मेरे साथ लाइव बने हुए हैं। राघवेंद्र जी, अब समाजवादी पार्टी बदायूं सीट से एक बार फिर से प्रत्याशी बदल रही है। सिटिंग एमएलए जो थे धर्मेंद्र यादव, उनका टिकट काटकर शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया। अब इन्हें हटाकर उनके बेटे को टिकट देने की मांग की जा रही है। आखिर ये चल क्या रहा है समाजवादी पार्टी में? क्या लगता है कंफ्यूजन किस चीज को लेकर? देखिए त्रिशा जी, समाजवादी पार्टी थोड़ा लेट से चुनाव मैदान में उतरी, उसके बाद भी तमाम गलतियां कर रही है। बदायूं में
2019 का चुनाव धर्मेंद्र यादव हार गए थे। वहां पे संघमित्रा मौर्य यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भारतीय जनता पार्टी से सांसद बन गई थी। लेकिन इस चुनाव में अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को वहां से टिकट दिया। उसके बाद पारिवारिक विवाद में अंदर खाने क्या हुआ, धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर 20 फरवरी को शिवपाल यादव को टिकट दे दिया गया। लेकिन शिवपाल यादव भी जब धरातल पर गए, वहां पे सर्वे किया तो उन्हें पता चला कि उनकी भी स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। इस नाते वह युवा चेहरे अपने बेटे आदित्य यादव को चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। और शिवपाल यादव ने खुद कहा कि नवरात्र के बाद स्थिति साफ हो जाएगी, आदित्य यादव ही चुनाव लड़ेंगे, वही नामांकन करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव जिस भाजपा को पछाड़ने के लिए लगातार दावे करते हैं, यहां तक कि मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के परिवार से मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के चलते मिलने जाते हैं और तमाम सीटों पर उनके मतभेद उभरे हुए हैं, तमाम सीटों पे प्रत्याशी बदले गए हैं। मुरादाबाद में 2 बार प्रत्याशी बदले गए, पहले एसटी हसन को टिकट दिया गया, फिर रुचि बीरा को दिया गया। इसी तरह से मेरठ में पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया गया, फिर अतुल प्रधान को भी टिकट 2-4 दिन बाद अतुल प्रधान को टिकट दिया गया, उसके बाद उनका भी टिकट काट दिया गया। इसी तरह से तमाम सीटें, बुंदेलखंड की एक सीट पर एक स्थिति दोहराई गई। अब स्थिति है कि जो जनता के बीच संदेश जाना चाहिए, वह कहीं कहीं अखिलेश यादव उस संदेश को दे पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपका बड़ा नेता, जब आपके परिवार के बड़े नेता, चाहे धर्मेंद्र यादव हो चाहे शिवपाल यादव हो, कहीं चुनाव लड़ने से कतराएंगे तो एक संदेश गलत जाता है। हालांकि बदायूं भी एक जमाने में परंपरागत सीट रही है समाजवादी पार्टी के, धर्मेंद्र यादव सांसद रहे हैं। आजमगढ़ इनकी परंपरागत सीट है। मुरादाबाद मोदी लहर में भी एसटी हसन चुनाव जीत गए थे। और मेरठ पे अब ओवैसी के बाद जिस तरह से मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण हुआ है, उसके बाद से अतुल प्रधान ने काफी मेहनत की थी, उनका भी टिकट काट दिया गया। अब अखिलेश यादव थोड़ा निर्णय लेने में देरी करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव की कोशिश यही है कि किसी तरह के नए विवाद की उत्पत्ति न हो। और यही वजह कि शिवपाल यादव ने जब जिला कार्यकारिणी से प्रस्ताव बनाकर अखिलेश यादव के पास भेजा तो अखिलेश यादव ने उसको सहमति प्रदान कर दी है। अब आने वाले दिनों में नई सूची जारी होगी जिसमें शिवपाल यादव का टिकट काटकर आदित्य यादव को टिकट दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टिकट बदलने से किसी समस्या का समाधान हो जाएगा? अगर जो सीटें आप मजबूती से लड़ रहे थे, उन सीटों पर टिकट बदलने से अगर आपकी समस्या का समाधान होता है तो यह अखिलेश यादव की बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि जिनका टिकट कटता है, कहीं न कहीं अंदर खाने वह विरोध करते हैं। भले मीडिया में मुखातिब होकर कहे हम पार्टी के साथ हैं, हम जी जान लगा देंगे, लेकिन यह बात बनती नहीं है। एसटी हसन यही मुरादाबाद में कर रहे हैं, वहां पे रुचि बीरा की राह कठिन हो रही है। इसी तरह से आजम खां के कहने के बाद भी रामपुर में उनके प्रत्याशी को टिकट अखिलेश यादव ने नहीं दिया, वहां पे भी स्थिति बदली नजर आ रही है। अब देखना होगा अखिलेश यादव आगे क्या करने वाले हैं। लगातार दौरे भी कर रहे हैं, टिकट भी बांट रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बड़ी सीटों पे जो इनकी जिताऊ सीटें हैं, उन सीटों पर जिस तरह से टिकट बदले जा रहे हो, बाहरी दबाव में या पारिवारिक दबाव में, यह चिंता का विषय जरूर है। तिशा जी। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, तो देखा जाए तो ये जो स्थिति समाजवादी पार्टी में निर्मित है, लगातार प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, जो मतभेद कंफ्यूजन पार्टी में देखने को मिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, कहीं वहां से पकड़ ढीली ना हो जाए। यही चिंता है समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को भी। बार बार देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली सूची जारी की उसमें तमाम विरोध के स्वर आए, लेकिन किसी का टिकट नहीं बदला। इसी तरह दूसरी सूची के बाद किसी का टिकट नहीं बदला। हां, इतना जरूर हुआ कि बाराबंकी के जो उपेंद्र रावत सांसद हैं, उन्होंने एक सेक्स स्कैंडल में नाम आने के बाद खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। वह सीट रिक्त मानी जा रही है, अभी वहां पर प्रत्याशी का ऐलान किया जाना। बहुजन समाज पार्टी ने भी किसी का टिकट नहीं बदला, जिसका नाम एक बार घोषित कर दिया वही मैदान में है। यही स्थिति कांग्रेस की भी है। कांग्रेस ने 17 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 14 पे प्रत्याशी वह घोषित कर चुकी है और 14 पे दोबारा उन्होंने किसी का टिकट नहीं बदला। लेकिन समाजवादी पार्टी में आए दिन टिकट बदले जा रहे हैं। किसी का नाम एक दिन ऐलान होता है, दूसरे दिन टिकट बदल दिया जाता है। तो इसको लेकर कहीं न कहीं पार्टी के अंदर ही घमासान है। अब यह घमासान किसके किसके बीच है, थोड़ा चिंता का विषय जरूर, लेकिन पारिवारिक घमासान के चलते अगर पार्टी को नुकसान होगा तो इसे अखिलेश यादव को देखना होगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है और इस समय समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की स्थिति में है। हालांकि इंडी गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन कांग्रेस 35 साल से सत्ता से बाहर है। उसका संगठन उत्तर प्रदेश में जिला स्तर तक बहुत मजबूत नहीं रह गया है। उसके तमाम बड़े नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अपने कुछ
कार्यों के चलते हाशिए पे खड़ी है। विधानसभा में उसका मात्र एक विधायक है। अब देखना होगा कि इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को अगर रोकना है तो समाजवादी पार्टी इकलौती पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकती है। लेकिन अगर आए दिन आप टिकट बदलेंगे तो कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं न कहीं गिरता है और जिले में और लोकसभा क्षेत्र में गुटबाजी को भी जन्म देता है। तो इससे अखिलेश यादव को निजात पाना होगा और कठोर निर्णय लेकर एक बार अगर प्रत्याशी उतार दे रहे हैं तो उनके पीछे सभी कार्यकर्ताओं को लगाना होगा ताकि चुनाव का परिणाम अपने पक्ष में कर सकें। जी त्रिषा जी। जी राघवेंद्र जी, तो समाजवादी पार्टी में ये जो पारिवारिक समस्याएं चल रही है इसका पार्टी पर कितना असर पड़ता है ये तो देखने वाली बात होगी, आने वाला समय बताएगा। शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।